मान लीजिए किसी 10 साल के बच्चे को समझाना हो कि ये गठियाई अर्थराइटिस क्या है, तो किस तरह से समझाएंगे? सुबह उठते के साथ अकड़ाहट, सुबह उठ के मुट्ठी नहीं बना सकते, अपनी ब्रश नहीं पकड़ सकते। खून की नली का अगर अर्थराइटिस हो तो उसको कहते हैं वैस्कुलाइटिस। रेयर है लेकिन जानलेवा है, कैंसर की तरह होता है वो। मायोसाइटिस, आदमी बिस्तर में पड़ा पड़ा चला जाता है। कुछ एथलीट्स हैं जिनको अपना खेल तक छोड़ना पड़ गया अर्थराइटिस के चलते। आपका क्रिकेट का बल्ला बहुत भारी था, आप पुल शॉट खूब खेलते थे तेंदुलकर की तरह, आपको टेनिस एल्बो हुआ। मोहम्मद शामी, बुमराह, वीनस विलियम्स को है। अच्छा, सलमान खान हुए, ऋतिक रोशन हुए, अभिषेक बच्चन आप बता रहे थे कुछ वक्त पहले। समंता रुथ प्रभु, मायोसाइटिस। इसके कारण क्या नजर आते हैं? आपकी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग है, वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अब जब कहते हैं कि पेंसिल हिल हमारे शरीर के लिए खराब है, हाँ हो सकता है खराब है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले ला सकता है। शराब, सिगरेट और चिंता, 3 चीज अगर आपने नहीं छोड़ा तो मैं इलाज नहीं करूंगा। हम गठिया के हर पेशेंट को कहते हैं 1/3 तो आपका इलाज आपके हाथ में था। एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी भी है। सबसे बेहतर इलाज किस में है और सबसे खराब इलाज, सबसे ज्यादा वक्त किस में लेता है? एक रील्स अक्सर लोगों की फीड पे आती हैं जो कायरोप्रैक्टिस की रील होती हैं। वो अपने कोट के यहाँ पे माइक लगाते हैं और वो चटकाते हैं, चट चट करके आवाज आती है। मैं कह रहा हूँ कि खून की नली का वैस्कुलाइटिस, अब टक टक कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे। टक टक सुनना अच्छा है, लेकिन वो बंदा आईसीयू में चला गया। अर्थराइटिस सुनने में बीमारी बड़ी सोफिस्टिकेटेड और रेयर लग सकती है, लेकिन दरअसल बड़ी कॉमन है। इसे गठिया के नाम से भी जाना जाता है। एक दौर था जब बुढ़ापे की दस्तक के साथ ही गठिया भी दस्तक देने लगती थी, लेकिन अब दौर बदल चुका है। गठिया यानी अर्थराइटिस ने अपने पांव पसार लिए हैं। अब ये उम्र नहीं देखती, बच्चों, जवानों, बूढ़ों सब तक इसकी पहुंच है। या यूं कहिए कि हर एज ग्रुप किसी ना किसी तरह से इस बीमारी की गिरफ्त में है। लेकिन दरअसल ये अर्थराइटिस भला क्या है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्यों बच्चे, बूढ़े और जवान जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? क्या इसके पीछे गलत लाइफस्टाइल है, या इसके पीछे जीन्स का हाथ है, या कुछ खान पान का चक्कर? क्या उंगलियां चटकाने से गठिया होती है, या हाई हील्स पहनने से? क्या चट चट कर चटकाने वाले कायरोप्रैक्टर इसका इलाज कर सकते हैं, या जैसे बूढ़ी दादी जैतून का तेल लगवाती थी वैसा ही सबको करना पड़ेगा? मैं हूं मानव देव रावत और ये है आज तक रेडियो का हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। और अर्थराइटिस से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज सामने विराजमान हैं डॉक्टर बिमलेश धर पांडे। नोएडा में मौजूद फोर्टिस हॉस्पिटल के रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। रूमेटोलॉजी की पढ़ाई भी एम्स से की है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मानव। जब मानव में रावत मैंने सुना हाँ, और समझा, हाँ, तो मैं आर्थराइटिस की वहीं से स्टार्ट करूंगा हाँ, हाँ, कि कुमाऊं और पौड़ी के क्षेत्र में गठिया इतना ज्यादा क्यों है। आपको पता था नहीं, मानव? नहीं पता? तो आप पहाड़ों में जाएंगे तो शादियां कहाँ होगी? 20 से 25 किलोमीटर के अंदर। और अगर वो जीन आ गया आपके सिस्टम के अंदर तो उसी लोकेलिटी में पड़ा रहता है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरा बहुत बड़ा ध्यान उस क्षेत्र में जाता है। ये लोग कौन है, क्या नाम है, और वो जीन कहाँ से आया है, और वो जीन क्यों एक्टिवेटेड है। तो उसे पता क्या होता है, आप चुटकी में बता देते हैं, अच्छा इसका है, इसको ये है, इसका नाम है, ये यहाँ का है, तो इसकी ये वाली गठिया आएगी। इतना इंटरेस्टिंग है ये गठिया, शोध का विषय होता है। और गठिया, आपने कहा कि आर्थराइटिस है क्या, आम भाषा में तो गठिया बात, यही 2 भाषा के 2 साधारण शब्द है। हिंदी भाषा में आप ये कह देंगे, अंग्रेजी में आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस वो नहीं है जिसको हम सिर्फ और साधारण भाषा में ये 2 शब्दों में जोड़ लें, हिंदी या अंग्रेजी में। आर्थराइटिस जोड़ों की खाली दर्द नहीं है या जोड़ों की समस्या नहीं है। आर्थराइटिस की व्यापक जानकारी बताती है कि आर्थराइटिस आपकी स्नायु तंत्र का रोग है। यानी आपकी ब्लड वेसल, खून की नली का अगर अर्थराइटिस हो तो उसको कहते हैं वैस्कुलाइटिस। रेयर है लेकिन जानलेवा है, कैंसर की तरह होता है वो। मसल की आर्थराइटिस हो उसको कहते हैं मायोसाइटिस। आदमी बिस्तर में पड़ा पड़ा चला जाता है और उसका जानकारी अगर नहीं हो, समय से इलाज नहीं हो तो मौत निश्चित लिखी है। रीढ़ की हड्डी का गठिया हो, पुरुषों में खूब होता है और ये रावत में बहुत होता है। उसको एंकाइलोजिंग हम कह देते हैं, रीढ़ की हड्डी की गठिया। और अगर मोटापे के साथ, आपने बहुत सारे शब्द बोला थे, मोटापे के साथ गठिया है, खूब बढ़िया खाते हैं, जिंदगी जीते हैं तो शाकाहारी, लेकिन गाउट का गठिया। और आप महिला हैं तो संभवतः सबसे ज्यादा गठिया महिलाओं को होता है, और यंग औरतों को होता है, यंग महिलाओं को होता है, वो रूमेटॉइड हो जाता है। और ज्यादा गंदा वाला हो तो वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, जिसमें लूपस, बड़े सारे नाम है। नाम बोलते के साथ लोग कहते हैं अरे बाप रे,
ये तो नाम से उलझा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझना बड़ा आसान है। हालांकि मैंने आपको टोका नहीं, आप बात बड़ी अच्छी कर रहे थे। मैं रावत भले ही हूँ, मैं पहाड़ से नहीं हूँ। हाँ। लेकिन बहुत मज़ा आया सुन के। पॉइंट बहुत आपने अच्छा उठाया कि रीजन वाइज भी आप कई बार डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन आएंगे इस पे आराम से। बेसिक से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए किसी 10 साल के बच्चे को समझाना हो कि ये गठियाई अर्थराइटिस क्या है, तो किस तरह से समझाएंगे? अगर आम आदमी को कहना हो तो उसको ये समझना होगा कि गठिया कहते कैसे हैं। जैसे हार्ट अटैक कहते हैं कि बाईं तरफ सीने में बहुत भयंकर दबाव हो, दर्द हो तो और सांस ना ली जाए तो हार्ट अटैक है। वैसे अगर किसी भी व्यक्ति को समझाना हो गठिया क्या है तो कहिए, सुबह उठ के अगर आप मुट्ठी बना पाएंगे, ये जो चाय का प्याला है जिसको आप ऐसे पकड़ते हैं, उसके हैंडल से उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं और आपको ऐसे गोल अपने दोनों हाथ से पकड़ना पड़ रहा है, सुबह उठ के मुट्ठी नहीं बना सकते, अपनी ब्रश नहीं पकड़ सकते, महिला कंघी पकड़ के कंघी नहीं कर सकी, कपड़े नहीं बदल पाते, इतनी जकड़न होती है, अकड़ाहट होती है। और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है दर्द में कमी होती है और दिन में डॉक्टर 3 बजे आते हैं क्योंकि सुबह से तो कपड़े नहीं बदल पाते हैं, नहा नहीं पाते हैं। ये कहानी होती है। सुबह की अकड़ाहट किसी भी क्षेत्र में हो वो गठिया की प्रारंभिक निशानी है। और जैसे हार्ट अटैक का इलाज समय रहते करने से आदमी की जिंदगी बचती है, अगर जोड़ों का अटैक हो समय रहते किया जाए तो टेढ़ापन नहीं आता। ये ज़रूरी है कि इस भाषा को समझा जाए। सुबह उठते के साथ अकड़ाहट, चाहे वो रीढ़ की हड्डी में हो, चाहे वो मुट्ठी बनाने में हो, चाहे वो कंधे में हो, चाहे वो कोहनी में हो, चाहे वो एड़ी में हो या आपके घुटने में हो, ये मांसपेशियों का वो क्षेत्र है जहां अगर आप सुबह उठ के मिजरेबल हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप जकड़े पड़े हुए हैं अपनी दर्द की स्थिति में, ये है आर्थराइटिस आम भाषा में। अच्छा, आपके जब परिचय के साथ एक नाम आया रुमेटोलॉजी, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप ऑडियंस को, हमारे सुनने देखने वालों को समझाएं अगर एक लाइन में या 2 लाइन में कि ये रुमेटोलॉजी क्या है, क्या भला है? तो गठिया रोग एक वृहद रोग है और इसकी जानकारी पूर्ण रूप से समझना, उसको समझ के उसको उसके बारे में जो उपचार है वो करना, ये है पूरा रूमेटोलॉजी। तो जैसे आप एमडी मेडिसिन करते हैं, अगर आप देखेंगे हायरार्की क्या है, एमबीबीएस सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ा, एमडी आपने मेडिसिन को पढ़ा और मेडिसिन की ये सुपर स्पेशलाइजेशन है जिसको हम कहते हैं रूमेटोलॉजी। हम सर्जन नहीं है, हम हड्डी पे कोई ऑपरेशन नहीं करते। टांग टूट जाए मेरे पास मत आइएगा, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं। लेकिन जोड़ों में मुट्ठी बनाने में दिक्कत हो, जोड़ों में सूजन हो, ऑर्थोपेडिक का नहीं है, वो रूमेटोलॉजी का है। तो ये समझना है कि सर्जन सर्जरी करते हैं और गठिया रोग विशेषज्ञ यानी रूमेटोलॉजिस्ट दवाओं से उपचार करते हैं। और उसको जानना कि ये कौन सा गठिया है, कौन सी जटिलता को लाएगा, वो बिना पूरी ट्रेनिंग के हो नहीं सकता है। इसलिए रूमेटोलॉजी पूरे 3 साल एमडी के बाद एक ट्रेनिंग की कोर्स है। तो ऐसे समझ लीजिए 5.5 साल एमबीबीएस, 3 साल एमडी, 8.5 साल, उसके बाद 3 साल, तो 11.5 साल। अगर 2-2.5 साल और जुड़ जाता तो जैसे भगवान राम को सजा मिली थी 14 साल की, वैसे ही एक डॉक्टर बनने की 14 साल। नहीं, पूरा तब तो है, ये मानता हूँ मैं। और हमने मेडिकल साइंस के इतने टर्म्स की बात की, मैं यही पूछना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस की अगर माने तो अर्थराइटिस आपने इतनी बेहतरीन तरह से डिस्क्राइब किया, इसके कारण क्या नज़र आते हैं मेडिकल साइंस के लिहाज से? तो जितने भी मेडिकल रोग हैं उसमें 3 चीज़ हमें याद रखना है। कुछ ना कुछ जेनेटिक फैक्टर होगा ही होगा, कुछ फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। पॉडकास्ट में आने के पहले जिस जगह हमें बिठाया गया था वहां मैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 देख रहा था, आउटसाइड एंड इनसाइड, वो भी एक फैक्टर है। अच्छा, आपको अगर कुछ चिकनगुनिया हो गया उसके बाद आर्थराइटिस हो गया, वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है। आपकी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग है, वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है। और अगर आपने स्ट्रेस लेना सीख लिया है, जैसे मीडिया हाउस में सुनते हैं बहुत मेहनत कराते हैं, वो भी एक फैक्टर है। नो कमेंट्स, करते तो हैं लेकिन मेहनत कहाँ नहीं है। हाँ। और यही अगर बात की जाए थोड़ी और मेहनत करते हैं, मेहनत की बात आई तो अर्थराइटिस को थोड़ा और खोलते हैं। कितने प्रकार का अर्थराइटिस, जैसा आपने कुछ तो नाम लिए, लेकिन दोबारा एक बार इस सवाल को अगर कैटेगराइज करके पूछा जाए तो कितने तरह का अर्थराइटिस नजर आता है? जैसे माना आपने कहा कि बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, तो हम इसको 3 प्रकार में लेंगे। बच्चों की जितनी भी गठियाएं होती हैं उनको जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं, एक ब्रॉड टर्म है। उसमें बहुत सारे और रोग भी हैं, उस पर एक लाइन के बता देंगे। फिर है एडल्ट ऑनसेट, यानी हम जब जवान हो रहे हैं, जुवेनाइल से लेके 65 साल तक, वो उसमें एक कैटेगरी है। और फिर एक होता है लेट ऑनसेट आर्थराइटिस, यानी बुढ़ापे में आर्थराइटिस। तो बुढ़ापे में आर्थराइटिस हम सबको पता है,
सबके घुटने खराब होंगे समय के साथ। वो एक मैकेनिकल फोर्स है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। किसी को 50 पे, किसी को 55 पे, किसी को 60 पे, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी वेट। अगर आप भारी हैं, आपकी मशीन यानी घुटने जो हैं वो ज़्यादा वजन से ऊपर नीचे करेंगी। आपकी पोस्चर में गड़बड़ी है, आप सीढ़ी ज़्यादा उतरते हैं, आप सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा उतरते चढ़ते हैं या ऊंचाई चढ़ते हैं, तो आपकी जल्दी होगी। आप लीन एंड थिन है तो कम होगा, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में। लेकिन जो बुढ़ापे में कुछ गठिया होती है बड़ी विचित्र होती हैं। उनमें दर्द उतना नहीं होता, लेकिन उसमें आँख की रोशनी जा सकती है। पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, कंधे नहीं उठ रहे, जायंट सेल आर्थराइटिस, ये सारे अजीबोगरीब से रोग हैं लेकिन है प्रचलित। अगर अचानक आंख की रोशनी चली जाए, वो बंदा 1 महीने से कह रहा था कि मैं जबड़े खाना नहीं खा पाता हूँ, जबड़ों में दर्द हो रहा है, जबड़े में, और एक दिन आंख की रोशनी चलेगी, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? आंख के डॉक्टर के पास। और कारण क्या था? खून की नली का सूजन, जिसने आंख की रोशनी को खत्म कर दी। तो ये कहने का है, इसलिए मैंने कहा कि रूमेटोलॉजी की पूरी ट्रेनिंग होती है। अब बताइए एडल्ट जो सबसे बड़ा है, उसमें सबसे जो कॉमन आर्थराइटिस होगा वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम रोग में हम गठियावात कह सकते हैं। और इसकी वही मैंने जो संभावना बताई थी या लक्षण बताए थे, वो है मुट्ठी ना बना पाना, और ये दोनों तरफ की मुट्ठी। 1 उंगली में हो सकती है, 2 उंगली के जोड़ों में हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब जगह चली जाती है। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, यानी जोड़ों को खराब करता है। इसका प्रभाव 1% आबादी को है, यानी छोटा नंबर नहीं है। यंग लोगों में है, ये भारत की नहीं पूरी दुनिया भर का एक लगभग कॉन्क्रीट डाटा है, 1% यंग को होता है। तो जैसे अगर यंग आदमी को होगा तो उसके साथ क्या है, वो इट इज़ एन अर्निंग पोटेंशियल दैट इज लॉस्ट टू द सोसाइटी। इफ आई एम टॉकिंग एज अ सोशल साइंटिस्ट, यानी अगर मैं सोशल विज्ञान को लूँ तो मेरे लिए एक महिला जो 23 साल की थी, वो IIT से अभी निकल के आई थी, वो IIM करके आगे बढ़ के किसी कंपनी के CEO बनना चाहती, उसको गठिया हो गया और ज़िंदगी में कहीं फुल स्टॉप आ गया या कॉमा आ गया, तो वो तो उस जगह पे नहीं पहुंच रही। ना केवल वो एक विपदा उसके लिए, वो सामाजिक विपदा भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इट्स अ लॉस टू द सोसाइटी। ये है रूमेटॉइड। दूसरा है रीढ़ की हड्डी। वही 23 साल के पुरुष को होता है, खूब यंग लोगों को रीढ़ की हड्डी, सुबह उठ के अकड़े रहते हैं, उठे ही नहीं जाते, करवट नहीं ली जाती बिस्तर पर रात के 3 बजे, छींक नहीं सकते, खांस नहीं सकते, बहुत कॉमन है। खूब खाते पीते हैं, जोड़ों का दर्द अचानक 2 घंटे में हो गया, लगा कि जोड़ में एकदम किसी ने करंट मार दी है, सूज गया, गाउट। स्किन में एक रोग था सोरियासिस, उसके साथ जोड़ में दर्द हो गया, सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये 4 रोग। इसके अलावा जो गंदा वाला रोग है, महिलाओं में खूब होता है, उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। इसमें एक रोग बड़ा अजीबोगरीब रोग है, दांत सारे सड़ गए क्योंकि मुंह में सूखापन था। दांत के डॉक्टर के पास रूट कैनाल करा रहे हैं, आंख के डॉक्टर के पास जाके आई ड्रॉप डलवा रहे हैं क्योंकि आंख में आंसू नहीं बन रही है, स्किन ड्राई हो रहा है, कभी जोड़ इधर होती है, कभी जोड़ उधर होती है, और धीरे धीरे सूखे जा रहे हैं। शॉग्रेन सिंड्रोम लगभग 1% आबादी को, अननोन, अनहर्ड, वीनस विलियम्स को है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी को भी हो सकता है, किसी को भी, हम में आप पे किसी को हो सकता है। ना जानना और उसके बारे में ना सोचना ये गलत होगा कि मेरे जवानी में मेरे दांत क्यों सड़े जा रहे हैं। बिना चॉकलेट खाए, चॉकलेट को तो आपने बड़ा वो कह दिया, बिना मिठाई खाए दांत सड़ रहे हैं। आंखों में इतनी खुश्की क्यों हो गई कि आपको 2-2 घंटे पे ड्रॉप्स डालना है। ठीक है, आपने लैपटॉप का नाम ले लिया, स्किन ड्राई हो रही, कभी दर्द, तो ये है शॉग्रेन। स्किन एकदम लाल हो गई, मुंह में छाले पड़ने लगे, बाल उड़ने लगा, बुखार चला जा रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक 2 महीने से खा रहे हैं और जोड़ों में भी दर्द है। लूपस, स्किन एकदम टाइट हो गई, खून का प्रवाह नहीं है, ठंड में मेरी हाथ एकदम सफ़ेद हो जाती है, स्क्लेरोडर्मा। आपकी कुर्सी बैठे, उठा नहीं जा रहा है, भाई कोई आओ उठाओ, मायोसाइटिस, मसल का एकदम सूजन चल रहा है, उठा ही नहीं जा रहा। इतनी इस तरह की गठिया, और उसके ऊपर जानकारी का आम समाज में अभाव पेचीदगी को और बढ़ाता है, घटाता नहीं। आपने ये बात बताई, और मैं जब ये हमें पता चला ना हमारे ऑफिस में कि एक अर्थराइटिस स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, तो मैंने आसपास वाले लोगों से पूछा कि भाई कोई सवाल हो तो आप बताइए। तो हमारी एक 24-25 साल की कलीग हैं, उन्होंने हमें बताया कि एक बार की, उन्होंने कहा मुझे हुआ था एक बार अर्थराइटिस। मैंने कहा आपको इतनी कम उम्र में? बोले कि हाँ, एक बार क्या था कि मेरे जॉ में बहुत दर्द था, और मैं गई तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि क्योंकि मैं खाना खाते वक्त ईयरफोन्स लगाते हुए खाना खाती थी, तो इसलिए ये मेरा ब्लॉक हो गया था, यहाँ पे सूजन थी, और इस वजह से मुझे अर्थराइटिस रहा। तो फिर मुझे एडवाइस किया गया कि आप जब खाएं तो आप एटलीस्ट ईयरफोन्स ना लगाएं। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आप आम फहम आज देखते हैं और जो कि अर्थराइटिस के लिए एक कहें तो
दहलीज है कि यहाँ से इंसान अर्थराइटिस की तरफ जाएगा ही जाएगा? तो जो स्पेसिफिक सवाल था उसका स्पेसिफिक आंसर है, अगर सूजन थी तो प्योर गठिया का कोई ना कोई प्रकार था। वो आया और चला गया, जिसको पैलिंड्रोम कहते हैं, आया और चला गया। लेकिन फ्यूचर में कहीं ना कहीं और आएगा। इसके ऊपर, इसको कहते हैं रडार पे रखना, कि फ्यूचर में अगर हो तुरंत उसका उपचार होना चाहिए। ईयरफोन से अगर गठिया होता तो शायद ईयरफोन पे एक कॉशनरी वार्निंग लिखा रहता है, जैसे सिगरेट के डिब्बे पे लिखा रहता है। नहीं है, ये मिथ है। ऊंचे जूते अगर हम चप्पल पहनते हैं, अब जब कहते हैं कि पेंसिल हिल हमारे शरीर के लिए खराब है, हाँ हो सकता है खराब है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले ला सकता है। आपकी बैलेंसिंग मैकेनिज्म पे बहुत ज़्यादा जोर डालता है। ये आपको समझना होगा कि हमारा पूरा का पूरा टांग एक ज़मीन में पड़ता है, टांग कह रहा हूँ, वो हमारे पूरा पंजा जो हमारा पाँव का है फुट पर पड़ता है, तो पूरा ग्रिपिंग होती है, उसका एक प्रेशर पॉइंट होता है, तो उस डिफाइंड प्रेशर पॉइंट को ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है और उस तरह से चलते हैं। लेकिन जब हम अचानक अपने जूते में व्यवहार में इसको चेंज करते हैं तो आपकी कुछ मसल्स ओवर एक्टिव रहती हैं, कुछ अंडर एक्टिव रहती हैं, यानी कुछ को ज़्यादा काम कुछ को कम, वो दूसरे तरह की गठिया को करती है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ ले जाता है। वो ये है। अगर मैं कहूँ कि चीनी, हम दिन भर चाय पी रहे हैं, दिन भर हम खाना नहीं खाते और फिर मोटे भी होते जा रहे हैं, तो मोटापा अपने आप में गठिया का बहुत बड़ा, अगर आपको जेनेटिक फैक्टर है प्लस एक और फैक्टर आपने जोड़ लिया, मोटापा गठिया को बहुत आगे ले जाता है। अगर उसके बाद भी आपने चाय पीते पीते स्मोकिंग कर लिया, और बढ़ाएगा। तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा है। जेनेटिक फैक्टर हैज़ टू बी देयर, कुछ ना कुछ। उसको आग, माचिस के, आपके पेट्रोल में माचिस की तिल्ली कौन लगा रहा है? यानी चाय सुट्टा वालों को सुनने की ज़रूरत है, एकदम सुनना है और समझना है कि एक 3 लाइन हम बता देते हैं सबसे पहले जिसको इलाज करते हैं। शराब, सिगरेट और चिंता, 3 चीज़ अगर आपने नहीं छोड़ा तो मैं इलाज नहीं करूँगा। ओके। शराब, सिगरेट और चिंता। शराब पीते रहेंगे, आप गठिया की दर्द को भूलते रहेंगे, क्योंकि आप शराब से दर्द को कम कर रहे हैं, और हमारी गठिया की बहुत सारी दवा लीवर के माध्यम से मेटाबोलाइज होकर शरीर से बाहर जाती है, तो उसका रास्ता आप रोक देंगे, भगदड़ मचा देंगे शरीर के अंदर, वो नहीं चाहिए। स्मोकिंग कर रहे हैं आप, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को और आग लगाए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं होगा गठिया। आप कहेंगे डॉक्टर साहब मैं इलाज कर रहा हूँ, आप व्हाट आर यू डूइंग? भाई साहब, आपने आग बंद करने का जो सिस्टम था उसको बंद ही नहीं किया, और चिंता हमेशा बढ़ाएगा। और ये फेज नोन है नाउ, इसलिए कहते हैं कि होलिस्टिक हीलिंग कहाँ से आती है? आपकी एक्सरसाइज से आती है, आपकी योग से आती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से आती है। तो स्ट्रेस अगर आप लेते रहेंगे, gone are the days where you have to treat only with medicine. You have to understand whole mind body. And that is very important. हर व्यक्ति को ये समझना है, इलाज का एक बहुत बड़ा पिलर है योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज। लेकिन चिंता करके आप डिजीज को कहीं भी नहीं हरा सकते। ओके। एक जो है मेरा सवाल ये भी था कि क्या कोई, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, आपका काम डायग्नोज करना, इलाज करना है, तो क्या कोई ऐसा गठिया भी होता है जिसको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है? अब जैसे मैंने कहा मायोसाइटिस, आपको पता है मसल्स, वो आदमी उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा। मैं कहूँ कि पेशेंट है, वेंटिलेटर पे गया, उसको कुछ निमोनिया हुआ था और वो वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ रहा है, और हमें आईसीयू से बुलाया जाता है कि भाई ये वेंटिलेटर से क्यों नहीं आ? आप कहें गठिया रोग, वेंटिलेटर? अरे भैया, वो जो मसल है डायफ्राम जिसको कहते हैं, वो काम ही नहीं कर रहा। आपकी लंग्स की मसल काम ही नहीं कर रही, जो बाहर से आपको कर रही है। पता चलता है कि वो मायोसाइटिस है। मायोसाइटिस के लिए मसल बायोप्सी चाहिए, और वो भी कुछ ब्लड टेस्ट स्पेशल चाहिए, उसमें भी 40% आपको नहीं मिलेगा। तो बड़ा मुश्किल है कि आपकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है मे नॉट पिक ऑल द डिजीजेस, यू नो इट, आपको पता है कि ये है, लेकिन आपकी जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है मे बी 50%, 60% फॉर सम डिजीजेस, 95 फॉर सम अदर डिजीजेस, बट यू नो दैट इट इज देयर। तो वो मायोसाइटिस है, बड़ा दुखी करता है, बहुत ज़्यादा दुखी करता है, जहाँ पे पिक करने के लिए बायोप्सी चाहिए। अगर आपने आपने मना कर दिया मेरा मसल बायोप्सी आप नहीं ले सकते, बड़ा मुश्किल है। आपने ब्लड टेस्ट कराया जो कि बड़ा महंगा ब्लड टेस्ट है, 15,000 रुपये भी लग सकते हैं, और उसमें अगर वो नहीं आया तो आप 40% वो मायोसाइटिस के पक्ष में है जिसका ब्लड के टेस्ट में नहीं नज़र आता, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अब सोरियाटिक आर्थराइटिस, आपको गठिया दिखाई देगी, हाथ टेढ़े हो रहे हैं, और आपने कभी नहीं बताया कि सोरियासिस है। अगर मैं कहूँ महिला है, उसका कपड़ा हटा के पूरी बॉडी में एक सोरियासिस का पैच देखना हो, बड़ा मुश्किल है। वो कहती है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो आप नहीं देख पाएंगे सोरियासिस। लेकिन उसका एक पैटर्न है, और पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये क्रिमिनल है, इसका पैटर्न है, ये ऐसे हत्या करता है या ऐसे इसने काला बदमाशी करता है, तो उस पैटर्न पे उसको ढूंढ ही लेते हैं। तो रूमेटोलॉजिस्ट आर एग्जैक्टली लाइक अ पुलिस पर्सन वाह। who has to understand the pattern. और रूमेटोलॉजी इज एब्सोल्युटली क्लिनिकल सब्जेक्ट। आई कैन ट्रीट ए पर्सन, मैं गांव के अंदर में एक पेड़ के नीचे बैठ के इलाज कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग, एनी रूमेटोलॉजिस्ट कैन डू विथ ट्रेनिंग। इट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। अच्छा, पैटर्न की बात आई तो एक पैटर्न देखने में आता है अक्सर कि कुछ एथलीट्स हैं जिनको अपना खेल तक छोड़ना पड़ गया अर्थराइटिस के चलते। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं शोएब अख्तर, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं। हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आपने अजीत अगरकर का नाम लिया। तो जो एथलीट्स हैं उनके अंदर, क्योंकि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बॉडी में, ये एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो इन लोग की तो इतनी एक्सरसाइज है, ये तो एक्सरसाइज पे ही इनका प्रोफेशन है, तो ऐसे लोगों को कैसे हो सकता है मतलब अर्थराइटिस क्यों होता है? तो मानव एक बड़ा स्थिति होता है, इसको हम लोग कहते हैं जॉइंट हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम। यानी आपका जोड़ लचीला है आम आदमी से ज़्यादा, और ये 5% आबादी को है। उनमें लचीलापन मोर ट्रॉमा एंड पुअर हीलिंग कराता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ट्रॉमा कराएगा, क्योंकि आपकी एंगल जितनी जानी चाहिए बॉडी की उससे ज़्यादा वो मूव कर रही है। हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट है बॉलिंग, फास्ट बॉलर को ज़्यादा चोट लगती है तो हाई इम्पैक्ट है। अगर वो हाई इम्पैक्ट है, अचानक ब्रेक लग रहा है, तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा और हीलिंग आपकी कम है, क्योंकि जॉइंट हाइपरमोबाइल है। आपका क्रिकेट का बल्ला बहुत भारी था, आप पुल शॉट खूब खेलते थे तेंदुलकर की तरह, आपको टेनिस एल्बो हुआ, आपको बैट का वेट कम करना पड़ा। आप एथलीट हैं, बार बार आपको चोट लग रही है, तो आपको हीलिंग करने में टाइम लग रहा है। मोहम्मद शामी, बुमराह, दैट मीन्स हीलिंग इज पुअरर। और विथ एज हीलिंग इवन बिकम्स पुअरर। यानी आप 22 साल के अजीत अगरकर वर्सेस 28 साल के अजीत अगरकर वर्सेस 36 साल के अजीत अगरकर की बात करें, सेम विद शोएब अख्तर, सेम विद बुमराह और मोहम्मद शामी, यू विल अंडरस्टैंड इम्पैक्ट। आप दौड़ के आ रहे हैं, आपकी एक स्पीड है 32 किलोमीटर्स पर आवर एंड यू लैंड इट, पूरी बॉडी अचानक जैसे आपकी एयरक्राफ्ट लैंड करती है तो यू गेट एन इम्पैक्ट, इट इज इम्पैक्टिंग, तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। So their exercise is good. Still, wear and tear is not what the body was meant for of that nature. उस जरूरत से ज़्यादा है इसलिए। लेकिन खेलना नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज दैट अलाउज यू टू बी लीन एंड थिन। जब लीन एंड थिन रहते हैं तो आपकी एक्चुअली गठिया का इम्पैक्ट कम होता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, हम गठिया के हर पेशेंट को कहते हैं 1/3 तो आपका इलाज आपके हाथ में था। कहते हैं क्या? वो कहते हैं एक्सरसाइज। गठिया का हर पेशेंट जिसको रात में दर्द है मानव, क्यों दर्द है? क्योंकि रात को कोई काम नहीं कर रहा, जॉइंट के अंदर हल्का सा पानी जो गठिया का लिक्विड होता है वो भर जाता है, जॉइंट जाम हो जाती है। लेकिन जैसे उठते हैं सुबह, धीरे धीरे काम करते हैं तो मुट्ठी धीरे धीरे बनने लगती है, क्योंकि वो फ्लूइड जो बनता है वो डिसिपिएट कर जाता है, वो अपनी जगह से हिलना स्टार्ट करता है। तो हर बार व्यक्ति को ये भी याद दिलाता हूँ कि आपको ज़िंदगी में राजा नहीं बनना है, प्रजा बन के काम करते रहना। दैट मीन्स यू एज ए गठिया के पेशेंट, अगर आपको गठिया डायग्नोज हो जाए, यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप एक्टिविटी अदर देन ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें हम कहते हैं कि पालती पालती नहीं मारे क्योंकि आपके जो घुटने खराब है। गठिया का जो इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट है, जिसमें रात में दर्द ज़्यादा होता है, उनमें हर पेशेंट का पहला ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। सो इट इज़ वन ऑफ दी हेल्दीएस्ट हैबिट। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं केवल जोड़ को सोच के तो गलत है। मैं तो कहूँगा कि आपने कार्डियोलॉजी वाला काम भी किया, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। यू आर गोइंग टू लिव मोर, यू आर गोइंग टू डू बेटर देन अदर्स। तो इट इज़ गुड फॉर यू, नॉट ओनली फॉर योर आर्थराइटिस, फॉर अदर सिस्टम एज वेल। तो आपको हेल्दी रहना है, हमेशा आप उसको हर बार याद दिलाना पड़ता है कि आपको और करना है। इसके अलावा कुछ नाम और भी हैं जो अर्थराइटिस की लिस्ट में, जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सुनने में आती है। सलमान खान हुए, ऋतिक रोशन हुए, अभिषेक बच्चन आप बता रहे थे कुछ वक्त पहले, समंथा हुई, श्रुति हासन हुई। ये लोग सब बड़े यंग लोग हैं, कुछ यंग भी हैं, कुछ पुराने भी हैं और लगातार फिट रहने के लिए मेहनत करते हैं। इनके अंदर भी सेम कारण है? सेम कारण, मैंने कहा ना, मायोसाइटिस। समंथा रुथ प्रभु मायोसाइटिस हैदराबाद में। तो अब ये जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उनके डॉक्टर हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, तो ये है। और जिस दवाओं से ठीक किया गया तो हमारे देश में बनती है, ये भी आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये सारी कुछ दवाइयाँ जो कुछ ये विशेष रोग हैं जैसे मायोसाइटिस, समंथा रुथ का, बहुत ही कॉस्टली है विदेशों में और हमारे देश में बहुत चीप है। तो मेक इन इंडिया इज एक्चुअली हेल्पिंग आवर पुअर पेशेंट्स, ये याद रखिएगा। हमारे आम आदमी के लिए हमारी जो देश की दवाइयाँ हैं
सरकार की तरफ से सारा हेल्प नहीं आता। 85% ऑफ योर ट्रीटमेंट इज थ्रू प्राइवेट सेक्टर। अगर दवा की कीमत ज़्यादा होगी तो कैसे कोई आदमी, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का एक तरह से कॉन्सेप्ट है, गठिया मतलब ज़िंदगी भर आपको ढोना है, दवा बहुत ज़्यादा महंगी रहेगी तो आप कैसे करेंगे? वो मेक इन इंडिया से संभव हो जाता है, तो हमारी इंडस्ट्री को भी हमें धन्यवाद देना पड़ेगा। ये भी है। सही बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा, अब ट्रीटमेंट की तरफ, प्रिवेंशन की तरफ बढ़ेंगे। ट्रीटमेंट जो है, ये तो कई सारी मेडिकल पद्धतियां हैं, मेडिकल सिस्टम्स हैं, वो अपने अलग अलग तरीके से, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी भी है, हर बीमारी का वो अलग अपने तरह से इलाज करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से अर्थराइटिस का बेहतर से बेहतर इलाज, अगर आप इनको प्रायोरिटाइज करें, इनको क्लासिफाई करें, तो सबसे बेहतर इलाज किस में है और सबसे ख़राब इलाज, सबसे ज़्यादा वक्त किस में लेता है? मानव, इसको मैं सिर्फ 2 लाइन से समझाना चाहूँगा। जब आप एक विशेष प्रकार का कार लेते हैं तो आपको पता है उस कार की क्या लाइफ, क्या इंजन है। मैं एग्जांपल दूँ, टोयोटा। पूरी दुनिया में टोयोटा से ज़्यादा कार कोई नहीं बेचता। उनकी इंजन के बारे में सबको पता है कि 5-6 लाख किलोमीटर चलती है, तो दैट इज़ एन एश्योरेंस। उनकी नेगेटिव पॉइंट्स भी उनको, हम सबको पता होते कि ये वो लग्जरी नहीं देते जो आपको BMW देते, लेकिन लो मेंटेनेंस है। ऐसे देखिए, आप कुछ समझते हैं एक कार खरीदने के पहले। आप गठिया को भी पद्धतियों में बांटेंगे, तो मैं मॉडर्न मेडिसिन में इतना कहूँगा कि मॉडर्न मेडिसिन उन सारी चीज़ों को पहले अच्छे ढंग से समझता है। मायोसाइटिस में भी अगर मैं कहूँ कि 20 तरह के मायोसाइटिस होते हैं, तो इतनी गहन गूढ़ बातें हम मॉडर्न मेडिसिन में निकालते हैं। हम उसको एलोपैथ कभी नहीं कहते, मॉडर्न मेडिसिन। हम उसको डिसेक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्यों हुआ, इसमें कौन सा जीन था, ये लंग्स को अफेक्ट करेगा कि नहीं, मायोसाइटिस मसल का रोग, वो लंग्स को अफेक्ट करेगा कि नहीं, क्या इससे कैंसर जुड़ा है कि नहीं, क्या इसको पेट सीटी करके हम कैंसर का आइडेंटिफाई कर सकते हैं नहीं। ये सारी जानकारी मॉडर्न मेडिसिन में है। तो जब हम कहते हैं कि हम 100 तरह से ज़्यादा गठिया को करते हैं, मायोसाइटिस को 15 तरह से करते हैं, तो ये समझ के होगा कि ये गहराई तक जाते हैं। पद्धतियों के साथ, हर चीज़ के साथ आपको 3 चीज़ मिलेगा। मैं इसको हिंदी भाषा में कहूँगा त्रिगुणात्मक, और मैंने अपने पिताजी से सीखा है। बेटा, हर चीज़ का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और न्यूट्रल होता है। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इफेक्ट को देखने के लिए बैठे हैं? हाँ, बैठे हैं। हम ट्रीटमेंट करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखना चाहेंगे। क्या हम अपनी नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी होने वाली उस प्रॉब्लम, दवा की प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट, न्यूट्रल इम्पैक्ट। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा असर नहीं किया, न्यूट्रल इम्पैक्ट हुआ, फाइन। बट हमको पता होना चाहिए पहले दिन से कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंस जब मेरे पास रहता है तो अगले को मैं कॉन्फिडेंस वापस दे सकता हूँ। तो इसलिए मैं कहूँगा मॉडर्न मेडिसिन का अब कोई तोड़ नहीं होना चाहिए गठिया में। हर युग में, हर काल में पद्धति उस युग और काल के हिसाब से था। मैं सतयुग में नहीं हूँ और ना ही मैं त्रेता और द्वापर में हूँ, जहाँ पे मैं कहूँ कि उड़न खटोला जैसा कुछ आएगा। या भगवान राम का हमने सुना है कि कैसे वो वापस अयोध्या नगरी आए थे। अब मॉडर्न ज़माने में है, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से हम बात करेंगे। हमें हर कुछ पता होना चाहिए मॉडर्न हिसाब से। संवेदना पेशेंट के प्रति होना चाहिए। ये किसी भी काल में एक जैसा रहा है। एज ए डॉक्टर, जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, डॉक्टर को अपने पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। संवेदना होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो ये मॉडर्न मेडिसिन में संभव है। ओके। आप रील्स देखते होंगे, मुझे भी देखने का शौक है, सब देखते हैं आजकल, कंटेंट वही कंज्यूम करते हैं। और उसमें एक रील्स अक्सर लोगों की फीड पे आती हैं जो कायरोप्रैक्टिस की रील होती हैं। वो अपने कोट के यहाँ पे माइक लगाते हैं और वो चटकाते हैं, चट चट करके आवाज़ आती है और लोगों के चेहरे पे एक रिलीफ भी नज़र आता है। तो मैं बड़ा क्यूरियस था इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो बदन दर्द का इलाज कर रहे हैं, अर्थराइटिस का मेन जो पॉइंट है वो दर्द ही है। तो क्या वो किस हद तक काम करते हैं, किस हद तक काम आता है उनका इलाज? तो एक शब्द है, चट मंगनी पट ब्याह। ठीक है, ये आंसर है, ये समराइजेशन है। वो कटक कटक आवाज़ कर गई, आपने किया। मूल कारण आपने तो इलाज नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि खून की नली का वैस्कुलाइटिस आप टक टक कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? एक तत्काल प्रभाव, दैट्स इट। वो तत्काल प्रभाव 5 मिनट भी अगर टिकता हो तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आपने मूल कारण का इलाज नहीं किया। वो क्या है? वो एक अलाइनमेंट का इशू है। तो हर गठिया अलाइनमेंट का इशू नहीं है। आपकी पोस्चर में कुछ है तो आपने किया। क्या आपको पता है, एक उम्र के बाद कायरोप्रैक्टर के पास जाके आप अपने लिए बहुत बड़ा दुष्परिणाम लाने वाले हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में गर्दन है, जिसमें मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। हड्डी से हड्डी बढ़ गई है और हड्डी से हड्डी जुड़ रही है। आपने प्रेशर लगाया, वो टूट गई। आर यू अवेयर दैट? टक टक सुनना अच्छा है, लेकिन वो बंदा आईसीयू में चला गया जस्ट बिकॉज कि किसी कायरोप्रैक्टर के प्रैक्टिस से उसकी
गठिया का एटलांटो एक्सियल जॉइंट यानी पहली दूसरी रीढ़ की हड्डी जो गर्दन को अपने सर को रखती है वो टूट गई और वो एक व्यक्ति मर गया। नहीं पता है। सीरियस? ये सीरियस इशू इतना ज़्यादा है कि कई जगह बैन, कुछ स्टेट्स अमेरिका के उन्होंने बैन किया कि ये नहीं कर सकते हैं, मौत का कारण है। तो जब मैंने कहा चटमंगनी पट गया, बस वही है, इससे आगे नहीं है। और जैसा मानव मैंने कहा था, मैं किसी को नीचा नहीं कर सकता हूँ, मैं सच्चाई खाली बोल के चुप हो जाऊंगा। ओके, आखिरी 2 सवालों में से एक सवाल। सर, जैसे ज़्यादातर लोग हैं, मैं भी काम करता हूँ, हमारा भी काम रहता है, तो डेस्क जॉब जो है आजकल बहुत मेन है। उसमें एक टेबल और एक कुर्सी, ये दोनों पे बैठ के काम पूरे दिन चलता है। मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ, और मुझे अक्सर ऐसा मुझे भी फील होता है कई बार कि लोअर बैक में दर्द है, और मेरे आसपास वाले कई लोग कहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए पोस्चर के थ्रू, किस तरह से सही तरह से बैठा जाए कि बाद में ये गठिया ना बन जाए, बाद में ये अर्थराइटिस ना बन जाए। बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर बातें की थी। जब मैं 2010 में नोएडा आया था, हर बड़ी कंपनी जहाँ 3,000 4,000 लोग बैठते थे, तो उनको समझाया कि एर्गोनॉमिक्स कैसा है, हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्योंकि हम भी कुर्सी बैठ के काम करते हैं। एक बार भी कमर का दर्द नहीं हुआ। उसका सबसे पहला कारण है हमारी बॉडी बनाई नहीं गई है बैठ के इस तरह से बैठने के लिए। हम कुछ मसल्स को, जैसे फ्लेक्सर्स ऑफ थाई को ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये हिप के जॉइंट पे फ्लेक्शन पे है, ये एक पोजीशन है, तो इसके लिए हम बनाए नहीं गए। तो आपने एक मसल को ओवर यूज़ किया, एक को अंडर यूज़ किया, तो आपको होना ही है। इसीलिए समय रह के आप, मतलब हर आधे 1 घंटे पे अपनी जगह से प्लीज़ उठिए। आप अपनी, जैसे आपका ये फ्लोर है, आपको अपने मित्र से बात करना, फ़ोन से कर सकता है, कृपया फ़ोन से ना बात करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने सारे कलीग, सीनियर हो या जूनियर हो, उनसे एक तरीका ढूंढा, अपने कमर दर्द, गर्दन दर्द, बॉडी के दर्द से अपनी कुर्सी छोड़ो, जाके उन, छोटा सा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो हमारा नहीं है, पहली मंजिल पे फलानी डॉक्टर से मिल लो, अगर कोई बात करनी है, इससे मिल लो, उससे मिल लो। इससे आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम कम होता है। ब्रेक दी मोनोटोनी ऑफ द बॉडी। आप सुबह 4 घंटे एक्सरसाइज करके आएंगे, वो ओवर एक्सरसाइज हो गया, क्योंकि आपको लगता है एक्सरसाइज इज द बेस्ट। ओवर एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड, अंडर एक्सरसाइज शुड बी ऑप्टिमाइजेशन। एक्सरसाइज ड्यूरिंग द वर्क, एक्सरसाइज करना है ड्यूरिंग वर्क ऑल्सो, वो आप चल के भी कर सकते हैं। आपने लंच का ब्रेक मिला, आप गए हैं लंच पे, आप बैठ के बतिया भी सकते हैं, अपने कलीग के साथ बातें करते करते अपनी पूरी की पूरी इस कैंपस का एक विचरण भी कर सकते हैं, आपका काम हो जाता है। दैट इज द बेस्ट वे। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, आप कहीं भी रहें, स्ट्रेचिंग को ना छोड़े। स्ट्रेचिंग इज दी मंत्रा टू प्रिवेंट बैक एक, नेक पेन। ये सबको पता होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि CPR करना सीखे, किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। जॉइंट का एक्सरसाइज बैठे बैठे भी हो सकता है, खड़े खड़े भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप एयरपोर्ट में भी कर सकते हैं, एयरपोर्ट की कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स, स्ट्रेचिंग ऑफ द बैक मसल, बस इतना ही करना है। मॉडिफाइड भुजंगासन तो मैं अपने कुर्सी पे हर पेशेंट को सिखाता हूँ। ऐसे मॉडिफाइड खड़े खड़े भी आप भुजंगासन की एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अपनी योग कला जितनी भी हमारी देश की, उसकी मॉडिफिकेशन आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कर सकते हैं। ओके, नाइस, ठीक है। एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना था कि मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, और एक मेरा सवाल ये था कि क्या खाने पीने की ऐसी कोई चीज़ें हैं, क्या कोई ऐसा सुपर फूड, आजकल एक शब्द है सुपर फूड, तो क्या ऐसा कोई सुपर फूड है जिसको खा के आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, या इसका इलाज है? बहुत अच्छा सवाल है मानव, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया सवाल कुछ नहीं होता। गठिया के डॉक्टर 7 मिनट 8 मिनट हर पेशेंट को समझाना पड़ता है। आपकी भोजन में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए हड्डियों के लिए। दाल है आपके भोजन में। इस देश की भोजन, अगर मैं कहूँ कि हम सब एक तरह से वेजिटेरियन हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, तो कभी कभी खाते हैं, ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम हम नॉन वेज खाते हैं। दाल है कैल्शियम रिच, उसमें फॉस्फोरस भी हड्डी के लिए ज़रूरी है। सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में इस देश में मिलती है, कोई भी सब्जी आप ले लो, सब में कैल्शियम मिल गया। दूध अगर आप लेते हैं तो कैल्शियम मिल गया। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम का होना हड्डी के लिए, मसल्स के लिए, तो मिल गया। तो हमारी बेसिक फूड में सब कुछ है। एक, अब बेसिक फूड से ऊपर जाता है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, बहुत कम प्रोटीन खाते हैं, ये हमारी एक प्रॉब्लम है। तो आप दाल की मात्रा बढ़ाइए ना, अपने हर चीज़ में दाल की मात्रा बढ़ा दें, तो प्रोटीन भी आपको मिल गया। फाइबर बढ़ाना है, क्योंकि आपको गट अच्छा रखना है। गट की इंटीग्रिटी आपकी पूरी ज़िंदगी की इंटीग्रिटी है। इट इज़ लिंक टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ योर सिस्टम। फाइबर का खाना खाएं ना, पूरी सब्जी पका के खाएं, कच्ची सब्जी ना खाएं। मैं हमेशा कहूँगा कच्ची सब्जियों से बचें, क्योंकि कई बार आपकी कच्ची सब्जी में कोई
कीटाणु हो सकता है। तो पूरी की पूरी पकी हुई सब्जी खाएं, प्रचुर मात्रा में खाएं। आपका हो गया। और जो आपकी मेजर फूड होनी चाहिए वो रात को सबसे कम होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुगरी डाइट कम कीजिए। तो जब दिवाली इस साल आए तो आप ना चॉकलेट एक दूसरे को आदान प्रदान करें, ना आप मिठाई आदान प्रदान करें। मैं कुछ भाषा में कह रहा हूँ, ये चीनी हमारे लिए जहर जैसा काम कर रही है, हम सबको पता है। कोई बोल नहीं रहा, कोई बोलता है तो म्यूटेड बोलता है। चीनी को अपनी ज़िंदगी से कम करें, चीनी को ज़िंदगी से कम करें। हम सब मीठे हो सकते हैं विदाउट शुगर। तला हुआ भोजन कम से कम करें। तला हुआ भोजन अगर आपने आज एक दिन कर लिया तो मान के चलिए कि अगले 2-3 दिन तक आपको प्रायश्चित करना चाहिए बाय नॉट ईटिंग एनी ऑयली फूड सब्सटेंस। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात पे आना पड़ा। क्या कहा मोदी जी ने कि तेल कम करो, जस्ट अ वीक बैक। वाई? इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। कोई जानवर, कोई भी धरती का कोई जानवर इतना तेल नहीं खाता जितना हम लोग खा रहे हैं। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप अचानक लेज खा जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, या पोटैटो चिप्स खा लेते हैं। आप व्रत करते हैं फिर पोटैटो चिप्स खाते हैं, वेयर इज द पॉइंट? आप पकौड़े खा के अगर व्रत कर रहे हैं तो अपने गट को तो कुछ दिया ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोडेड और बहुत मज़ेदार बातचीत हुई। कई सारे सवाल तो छूटे हैं, छूटते भी हैं, कई हमारे सुनने वालों के भी छूटे होंगे। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। इतनी आपकी एनर्जी इतनी मैं कहूँ पॉजिटिव है और इतनी अच्छी है कि मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने में। आप सवालों को लेके जिस तरह से पैशनेट नज़र आते हैं बीमारी के इलाज को लेकर, वो काबिल तारीफ़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आने का। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, इंसाइटफुल लगा होगा, आपके सवालों के जवाब हम दे पाए होंगे। अगर नहीं दे पाए हैं तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, आप कमेंट्स में लिख के हमको बता सकते हैं। एक और एपिसोड किया जाएगा अर्थराइटिस के ऊपर, जहां आपके सवालों को एड्रेस किया जाएगा। बाकी अगर आप हमें और लिखकर कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, या हमारा पता है radio@aajtak.com। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। और फिर होगी मुलाकात अगले ट्यूसडे एक नए एपिसोड के साथ। सुनते रहिए आज तक रेडियो।